हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अब यहाँ पर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 को। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो रही है। 2 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समाप्त हो चुकी है, जो कि आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मेनली, और भी बहुत सारे कोर्सेज से ये आपका सिलेबस अटैच है। लेकिन स्पेशली जो है क्या कहते हैं, हम जो यहाँ पर जिस पर्पज से पढ़ा रहे हैं, बी फार्म और डी फार्म के लिए कंफर्म बिल्कुल यही सिलेबस है। एक पॉइंट आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, बताइए कि उनको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बी फार्म की बेस्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट हैं, जुड़ जाइए इस चैनल से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे वीडियोस, क्योंकि मेडिकल के लिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे, टेलीग्राम लिंक पर, आपको वहां पर मिलेगा आपका नोट्स को आप बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिंट करके रख लीजिए। इसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। यदि पूछा जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। तो आप हमें आके बताइएगा एग्जाम के बाद कोई एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं आएगा, और कम से कम टाइम में आप खत्म कर पा रहे हो। 2 से 3 घंटे का यदि आप समय देते हैं तो एक यूनिट समाप्त, और 5 ही यूनिट हैं आपकी। तो ये मान के चलिए कि 10 घंटे में कंप्लीट आप पूरा का पूरा ये सिलेबस तैयार कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं कि मात्र आप 8 से 10 घंटे का टाइम यदि देते हैं तो एक एक सब्जेक्ट आपका निपट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब यह है कि आप बस थोड़ी सी लगन रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और इंटरेस्टिंग तरीके से हम सारी चीजों को समाप्त करने वाले हैं। ये चेपी भी अभी तक आपकी 3 यूनिट समाप्त हो चुकी है। जाइए उसके लेक्चर को आप देखिए। आपको क्या करना है, चैनल पर जब आप जाएंगे, जब आप मेन पेज पर जब चैनल के जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है। वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। वहां पर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, हो सकता है आप इस लेक्चर को लेट देख रहे हो, तो आपके लिए और भी ज्यादा सिलेबस समाप्त हो चुका है। तो विद इन टाइम सारी चीजें समाप्त होंगी। आप वहां पे जाइए, हर सब्जेक्ट के आप लेक्चर को देखिए, किस तरह से मैंने सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल एकदम बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं? यूनिट 3 का जो अपना टॉपिक है वो यही है। सबसे पहला टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी से ध्यान आ रहा होगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब क्या है। स्टमक, स्टमक से रिलेटेड हो रही हैं ये सारी चीजें कि स्टमक का एजेंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिफिनीशन में लिखा भी गया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आर द ड्रग्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या है? आर ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट। वो ड्रग हैं जो कि ट्रीट करती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का यूज हम करते हैं, जो कि एक तरह की ड्रग होती है, सच एज ए क्लोरोहाइड्रिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर। आप अब इतनी जितनी भी मैंने अभी आपको डिसऑर्डर बताए, ये सभी आप जानते होंगे कि स्टमक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि यहां पर पहला ही दिया गया है। अब इसके बाद एसिडिफायर की बात आती है। ठीक है, ये है ड्रग, एसिडिफायर का यूज करेगी, एसिडिफायर का काम करेगी, एसिडिफायर की तरह हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी ड्रग है हम उनके बारे में चर्चा करते हैं और क्या होता है एसिडिफायर। एसिडिफायर जो कि आपके स्टमक के लिए ही यूज होगा, स्टमक के डिसऑर्डर के लिए। एसिडिफायर्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट आइदर प्रोड्यूस आर बिकम एसिड। ये क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिकल हैं दैट आइदर प्रोड्यूस आर बिकम एसिड। ये क्या करते हैं? आपके जो आपका गैस्ट्रिक एसिड है स्टमक में, उसके इंक्रीज करते हैं। किसको? द डिक्रीजिंग द पीएच, पीएच को डिक्रीज करेंगे और एसिडिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एसिडिफायर, यानी कि एसिडिक नेचर को प्रमोट करना, बढ़ाना आपके पीएच का। देखिए नीचे दिया भी गया, दीज केमिकल इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये पीएच, ये केमिकल क्या करते हैं? जो एसिडिफायर होते हैं वो क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं। किसमें? स्टमक में इंक्रीज करते हैं। व्हेन इंजेस्टेड, जब इनको हम देते हैं पेशेंट को, दस इंक्रीजिंग द स्टमक पीएच। इससे क्या होगा? पीएच जो होगा स्टमक का वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई एसिडिटी आप बढ़ा रहे हो तो पीएच गिरता है ना। जब आपका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, तभी तो हम कहते हैं कि ये पीएच एसिडिक है। ठीक है,
ये आप समझते हो। तो पीएच डिक्रीज मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन या उसका लेवल बढ़ रहा है स्टमक में, उसके लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, एसिडिफायर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा आप समझिए, बिल्कुल अनुभव करिए। एसिडिफायर मतलब एसिड को बढ़ाने वाली चीज, और पीएच घटेगा मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या आती है बात, अगला पॉइंट आता है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एसिडिफायर, बहुत सारे टाइप के एसिडिफायर होते हैं, बट मेनली यहाँ पर 4 टाइप के आपके दिए गए हैं। एक यहां पर है गैस्ट्रिक एसिडिफायर यूजिंग इन कंट्रोलिंग पीएच इन स्टमक। एक गैस्ट्रिक एसिडिफायर है जो कि स्टमक में, आप गैस्ट्रिक का मतलब समझ रहे हो, गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक, तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पीएच को, किसमें, स्टमक में कंट्रोल करेगा। यूरिनरी एसिडिफायर, देखिए हम एसिडिफायर यूज कर रहे हैं, पीएच को आप मतलब घटा रहे हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, आपको नॉर्मल लेवल तक ही लेके जाना है, ये चीज आप समझिएगा, कंट्रोल करना है, आप ऐसे समझिए। यूरिनरी एसिडिफायर वो कौन से होंगे, जो कि आपके यूरिन के पीएच को कंट्रोल करेगा। सिस्टमिक एसिडिफायर जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पीएच को, आपके सभी बॉडी पार्ट में कंट्रोल करेगा। ये आपके हैं कुछ अलग अलग तरह के कौन क्या हैं, एसिडिफायर आपके दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे का पॉइंट आपके लिए क्या दिया गया है। एब्सेंस आर सफिशिएंट इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक लीडिंग टू ए क्लोरोहाइड्रिया। यदि आपके स्टमक में जो सिक्रीशन होता है HCl का, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में पाया जाता है, उसका सिक्रीशन यदि इनसफिशिएंट हो या ना हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ए क्लोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, HCl आपके स्टमक में नहीं बन रहा, आपको पता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl का बहुत ज्यादा रोल होता है, यदि HCl नहीं बनेगा तो मतलब खाना नहीं पचने वाला है। तो इसके लिए क्या चीज होगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को ए क्लोरोहाइड्रिया या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। उसके बाद एक्सेसिव जब सिक्रीशन हो जाए HCl का, जब HCl बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को ए क्लोरोहाइड्रिया या हाइपो, मैंने आपको बताया था एक चीज, हाइपर मतलब ज्यादा कोई चीज हो जाए, हाइपो मतलब कोई चीज कम हो जाए, ये मैंने पहले ही आपको बताया। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा आप गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज्यादा किसी चीज पर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझिए कि हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दिया गया है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक लीडिंग टू हाइपर एसिडिटी। जब एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाएगा HCl का स्टमक में उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर एसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट, अब आते हैं आपके एसिडिफायर के एग्जाम्पल। अभी तक हमने जाना इसके टाइप, ज्यादा हो जाएगा HCl स्टमक में तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा। अब जानते हैं कि कौन से एसिडिफायर हैं जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल फार्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से शायद आप पढ़ रहे होगे, हो सकता है उससे पहले भी आप पढ़े हुए हो। HCl होता है, ये क्या होता है, इसको कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं NaCl से, तो हमको NaSSO4 मिलता है और HCl बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। हमेशा बाई प्रोडक्ट आप मत बोलिए, मतलब मेन प्रोडक्ट है वो HCl है, वो हमारा मेन प्रोडक्ट आप मानिए। तो वो क्या होता है, आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो H2SO4 का रिएक्शन NaCl से कराएंगे तो NaHSO4 और HCl आपका बन जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपको कैसे लग रहे हैं सारे लेक्चर। कमेंट में वीडियो के फीडबैक आप जरूर दीजिए, कमेंट बहुत कम आते हैं आप सभी के, तो थोड़ा सा आप हमसे कनेक्ट रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कनेक्ट रहिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं इसके बाद, तो सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना आपका, ठीक है। पर्सनली आप नहीं जुड़ना चाहते तो आपकी इच्छा है उसके लिए। द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज देन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NaCl। जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि NaHSO4 की रिएक्शन फिर से किससे कराते हैं, NaCl से कराते हैं। जो आपका यहाँ पर H2SO4 और NaCl की रिएक्शन हमने कराया तो NaHSO4 बना और HCl बना, तो इसको हम NaHSO4 का रिएक्शन यदि हम फिर करवा दें NaCl से, तो फिर Na2SO4 और HCl फिर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों से रिएक्शन करवा के हम क्या कर सकते हैं, अपने मेन प्रोडक्ट जो कि अपना HCl है, जो कि एसिडिफायर की तरह यूज होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एसिडिफायर के, HCl के बारे में पूछ लेगा, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, इस तरह से ऐसे वगैरह लिखिए, तो आप यूजेस कैसे आप लिखेंगे, इस तरह से आप समझिए। जब आपसे पूछ लिया गया
एसिडिफायर 7 नंबर में, 10 नंबर में। तो आप लिखने के लिए तैयार रहिए, बड़े क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज क्लियर कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है, विथ पंजेंट इसका ऑर्डर होता है। व्हेन HCl इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, जब HCl को हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे, इट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड आयन एज सिल्वर क्लोराइड। आपको पता है क्लोराइड जब Ag से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेशन कर लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है, और HNO3 एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक। उसके बाद अगला जो आपका आता है वो है आपका HCl इज ट्रीटेड विद अमोनिया, जब हम HCl को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये हो गई प्रॉपर्टी। यूज क्या है, एसिडिफायर, अभी मैंने ऊपर ही चिल्ला चिल्ला के आपको बताया, क्योंकि एसिडिक इन नेचर है तो एसिडिटी ही तो बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर ही तो बढ़ाएगा आपके उसका, आपके स्टमक का। और HCl क्या है, HCl की वजह से ही आपके पीएच स्टमक का जो होता है वो एसिडिक होता है। और ट्रीटमेंट आप क्लोरोहाइड्रिया, क्लोरोहाइड्रिया का मतलब हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया का मतलब क्या होता है कि स्टमक में आपका एसिडिटी जो है, एसिडिक पीएच जो है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, स्टमक का नेचर बेसिक होता जा रहा है, HCl नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से HCl दे रहे हैं, तो इसीलिए एज अ एसिडिफायर यूज होता है HCl। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाई HCl का जब रिएक्शन आप NH3 से करवाते हैं तो NH4Cl बनता है बाई न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अमोनिया का रिएक्ट करवा के आप अमोनियम क्लोराइड को फॉर्म करते हैं। प्रॉपर्टीज की क्या होती है अमोनियम क्लोराइड की, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैज सैलाइन टेस्ट, इसका सैलाइन टेस्ट होता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। इसको आप हीट कर देंगे, जो प्रिपरेशन वाली बात है वही उल्टा हो जाती है और HCl और NH3 आपका फिर से बन जाता है। यह है इसकी प्रॉपर्टी। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि NH4Cl का रिएक्शन जब आप NaOH से करवा देंगे, when ammonium chloride react with strong base, जब अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करती है एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इट रिलीजेज अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है और NaCl और H2O आपके बन जाते हैं। फिर बात आती है एसे की, देखिए उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें एसे की बात आती है, एसे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी अमोनियम क्लोराइड का पूछ लेता है, राइट द एसे ऑफ NH4Cl इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेज, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए 5 नंबर में तो आप समझिए कि आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, इसलिए आप ऐसे को भी याद करें। द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी परफॉर्म्ड बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड, आपसे 2 नंबर में यही सिर्फ पूछ सकता है, एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी परफॉर्म्ड बाय, अब आपको वहां पे लिखना क्या होगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड आपको याद होना चाहिए, याद होगा 2 नंबर खट से मिल जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन 2 नंबर में स्टूडेंट्स बनते हैं, बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आप क्या है, आप यदि कोई भी सिलेबस इस तरह से हवा हवाई में पढ़ रहे हैं, 6-6 महीने आप पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, क्यों, क्योंकि आपके पास एक कंसाइज नोट्स नहीं है, एक अच्छा नोट्स नहीं है, आप पॉइंट्स को जान ही नहीं पा रहे हैं कौन चीज कहां जा रही है, आप बस लिख रहे हैं, छपाई खाना खोले हुए हैं। तो इस तरह से आप एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इजी नोट्स से डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा चैनल की वीडियो देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। एक्यूरेटली वेड क्वांटिटी, आप समय रहते, देखिए चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं, समय रहते यदि आप चीजों को पकड़ लेंगे तो अच्छी बात होगी। आपका एग्जाम बीत जाए उसके बाद ये वीडियो आप देखें, फिर आपको अफसोस हो किसी तरह से कि नहीं मैंने यहाँ से किया होता शायद बेहतर हो जाता, ऐसा कुछ ना करें। तो इस तरह से आप निपटाएं। एक्यूरेटली वेड क्वांटिटी ऑफ सैंपल डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर, एक्यूरेटली हम क्या करेंगे, वेड क्वांटिटी 1 ग्राम ऑफ सैंपल को डिजॉल्व करेंगे 20 ml ऑफ वाटर में, ऐड 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनाप्थलीन एज एन इंडिकेटर ऐड करेंगे और ट्राइट्रेट करेंगे इट स्लोली विथ 1 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन विद गिव पिंक कलर एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे हमको पिंक कलर मिल जाएगा। हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं, डाइयूरेटिक और एसिडिफायर की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गई बात एसिडिफायर की। अब बात आती है किसकी, एंटा एसिड की। एंटा एसिड बिल्कुल जस्ट एसिडिफायर का अपोजिट। चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं एंटा एसिड, ठीक है। ये अभी तक बात किसकी हुई, एसिडिफायर की। HCl और NH4Cl 2 एग्जाम्पल याद रखिए, उनकी प्रिपरेशन, उनका यूज, और NH4Cl का आप याद रखिए ऐसे, ठीक है। इतना तक आप याद रखिए, बाकी एसिडिफायर आप जान रहे हो, आप जान चुके हो कि जो पीएच को आपके क्या करेगा, गिराएगा और एसिडिक नेचर ऑफ स्टमक को बढ़ाएगा। सिंपल आपको याद हो चुका है, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट होता जा रहा है। देखिए आप किस तरह से, एंटा एसिड क्या होते हैं, आर वीक एल्कलाइन कंपाउंड, एंटा एसिड आर वीक एल्कलाइन कंपाउंड्स यूज्ड टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। एंटा एसिड क्या होते हैं, आर वीक
कंपाउंड यूज टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। ये क्या होंगे? वीक एल्कलाइन कंपाउंड होंगे जिनका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक के अंदर। एंटी एसिड आर सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी। एंटी एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आप क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक एसिडिटी को, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन पीएच ऑफ स्टमक अबव 4। यानी कि जो आपका पीएच है स्टमक का उसको 4 के ऊपर रखना है, उसके लिए क्या करते हैं? एंटी एसिड उसको प्रमोट करते हैं। ये वीक एल्कलाइन होंगे आपके, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है आपको, तो उसको क्या करते हैं? हम न्यूट्रलाइज करवाते हैं, ठीक है, वीक एल्कलाइन से, कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। बहुत ज्यादा एल्कलाइन यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम वीक एल्कलाइन का यूज करते हैं, वही होते हैं एंटी एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं एक क्राइटेरिया क्या होती है आइडियल एंटी एसिड की प्रिपरेशन के लिए। भैया क्या है कि हमको बहुत ज्यादा पीएच को नहीं एल्कलाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए एसिडिटी हुई तो ऐसी कोई ड्रग आप ना दें, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप ना दें, ऐसा कोई केमिकल आप ना दें जिससे कि पीएच बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाए। तो इस तरह से हम सावधानी रखते हैं जिससे पीएच 4 और 6 के बीच में ही रहे, बहुत ज्यादा ना बढ़े घटे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो एक आइडियल जो एंटी एसिड होगा उसको हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या लक्षण होने चाहिए उसके अंदर। द एंटी एसिड शुड नॉट बी एब्जॉर्बल और काज सिस्टमिक एल्कलोसिस। जो आपका एंटी एसिड हो वो क्या होना चाहिए? ज्यादा एब्जॉर्बेबल तो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है? एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, काज सिस्टमिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए? एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, कि एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्टमक में, इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे आप फिर वो काज करे, सिस्टमिक एल्कलोसिस को काज करे, ठीक। द एंटी एसिड शुड नॉट इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एंटी एसिड जो यूज करें आप, वो क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह से एब्जॉर्बेंस ऑफ फूड में वो इंटरफेयर ना करता हो। एंटी एसिड शुड नॉट बी लैक्सेटिव और काज कॉन्स्टिपेशन। एंटी एसिड क्या नहीं होना चाहिए? लैक्सेटिव नहीं होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? कॉन्स्टिपेशन को काज कर सकते, ठीक है, ये चीज भी होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? एंटी एसिड शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंटी एसिड क्या होना चाहिए? एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली। ये क्या हो? आपका जो इफेक्ट हो वो जल्दी हो, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक ये चीजों को कंट्रोल किए रहे। ऐसा ना हो कि आप खाएं, असर हो, उसके बाद तुरंत खत्म हो जाए, ऐसा ना हो। काफी देर तक चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता हो उस एंटी एसिड में। एंटी एसिड शुड बफर इन पीएच 4 to 6। जो एंटी एसिड होना चाहिए वो बफर होना चाहिए, जो कि पीएच को 4 to 6 के रेंज में रखे। आप जानते हो कि जो आपका क्या होता है? बफर होता है, वो पीएच रेंज में स्लाइड चेंज करता है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए? पीएच बहुत ज्यादा चेंज करने वाला एंटी एसिड नहीं होना चाहिए। कंट्रोल करे, लेकिन ऐसा भी कंट्रोल ना करे कि पीएच को बिल्कुल बढ़ा ही दे एंटी एसिड। भाई एंटी एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट, उसके एंटी में काम करेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना एंटी में काम कर दे कि अल्कलाइन कर दे मामले को, ठीक है। उसको एक रेंज 4 to 6 जो कि स्टमक का नॉर्मल पीएच होता है उसके बीच ही ले जाके सेट करे। चलिए आगे देखते हैं। और एक आइडियल एंटी एसिड की प्रिपरेशन में और चीज क्या होनी चाहिए? द रिएक्शन ऑफ एंटी एसिड विथ गैस्ट्रिक HCl शुड नॉट काज अ लार्ज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो रिएक्शन ऑफ एंटी एसिड है विथ HCl, यानी कि HCl के साथ जब एंटी एसिड रिएक्ट करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लार्ज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस प्रोड्यूस हो, बहुत ज्यादा गैसेस का प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड। अब एंटी एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सिस्टमिक, एक होता है नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक कौन सा होगा? जो कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो नहीं एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। सिंपली आपका टाइप, इसी आधार पर हम इस टाइप को डिसाइड करते हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। देखिए यहाँ पर सिस्टमिक एंटी एसिड आर एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, आप एग्जांपल याद रखिएगा, जो कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं होगा एब्जॉर्ब सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसको हम नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड बोलेंगे। सिंपल डिफिनीशन है और इसका क्लासिफिकेशन है एंटी एसिड के टाइप को लेकर। फॉर एग्जांपल हम नॉन सिस्टमिक, देखिए आपने सिस्टमिक का एग्जांपल जान लिया, अब हम नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड के बारे में जानते हैं कौन कौन से हैं वो। देखिए एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड कौन से होते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फास्फेट, ये आपके एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड है। कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड होता है, उसके कौन से आपके हैं एग्जांपल? कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फास्फेट। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की प्रिपरेशन का एग्जांपल है। कैसे हम एंटासिड का प्रिपरेशन करते हैं, जो नॉन सिस्टमिक वाला है, हम कोशिश करते हैं यही कि नॉन सिस्टमिक हो, जिससे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एंटासिड ना जाए। ठीक है, इसका हम पूरी कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो आपका ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रिपरेशन है, इसमें यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में अब पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन एंटासिड, कॉम्बिनेशन एंटासिड का हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पर द रेशनल बिहाइंड सच कॉम्बिनेशन इज टू बैलेंस द कॉन्स्टिटेटिव इफेक्ट ऑफ एल्युमिनियम कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड with the laxative effect of magnesium containing antacid. Sometime combination antacid contain one acid. Sometime क्या होता है, combination antacid एक acid contain हुए रहता है, having rapid onset of action with another anti-acid, having long duration of action. ठीक है, ये जिससे long time तक इसका जो action हो वो durable हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इस कॉम्बिनेशन एंटासिड का, अभी आपने ऊपर देखा भी और फिर से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अभी आपने थोड़ा सा ऊपर देखा था कॉम्बिनेशन जो 4 टाइप था, आपका चौथा टाइप था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मोनोएलियम हाइड्रेट एंड हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। ये होता है आपका कॉम्बिनेशन एंटासिड। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिनको आपको अच्छे से जानना चाहिए, उनकी प्रिपरेशन जानना चाहिए, प्रॉपर्टी जानना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, फार्मूला NaSCO3 आपको पता है, काफी दिन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9वीं क्लास से ये भी आपका मिल ही जाता है। हर बोर्ड की बात मैं करता हूँ, कुछ बोर्ड तो ऐसे हैं भैया जो कि 5वीं 6वीं में पढ़ा दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सबकी जब ओवरऑल बात करें तो 9वीं में तो सबको मिल जाता है ये चीज। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप जरूर जानते होंगे। NaSCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमें NaSCO3 मिल जाता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, आपको क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इट अकर एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग सैलाइन टेस्ट। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इसका टेस्ट सैलाइन होता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट लिबरेट CO2 गैस। वही रिएक्शन जो ऊपर आपने अभी थोड़ा सा देखा था, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा कि सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा रहे हो तो H2O और CO2 मिल रहा है और NaCl मिल जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी, प्रिपरेशन आपको याद हो जाएगा। आते हैं अब हम अगली बात, वो है ऐसे क्या होता है जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक्यूरेटली 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। आप बे करेंगे 1.5 ग्राम सैंपल को, डिजॉल्व करेंगे 50 ml वाटर में, ऐड करेंगे 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मेथाइल ऑरेंज को, एज अ इंडिकेटर इसका इस्तेमाल होता है, आपने लैब में देखा होगा। फिर क्या करेंगे, आप इसको टाइट्रेट करेंगे, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे। एट द एंड पॉइंट आपको येलो कलर प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, एड एंटा एसिड, आप एंटा एसिड की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। यही आपके इनो वगैरह में होता है, जो आपका इनो होता है उसी में यही सोडा होता है, इसी को आप सोडा बोलते हैं कि हम सोडा पी रहे हैं। ठीक है, जब आपको एसिडिटी हो गई तो आप एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हो, इसी का NaSCO3 का आपके इनो में यही होता है, जान लीजिए आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बस यही होता है जो चीजें आप पीते हैं एंटासिड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, नॉन प्रमोशन है भैया, ये चीज याद रखिएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्रिपरेशन क्या है इसकी, यहां पर देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन आप Na2CO3 से कराते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये भी हम एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से जब आप करवाते हैं तो यहां पर आपको एल्युमिनियम
कार्बोनेट यहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ ही आपको सोडियम सल्फेट मिल रहा है। फर्स्ट फॉर्म एल्युमिनियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। जो पहले एल्युमिनियम कार्बोनेट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका अनस्टेबल होता है और ये हाइड्रोलाइज्ड होता है टू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये जो आपका एल्युमिनियम कार्बोनेट है ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद यानी कि हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद ये CO2 बना लेता है और AlOH3 का होल थ्राइज यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, वो हमको मिल जाता है। दो स्टेप में रिएक्शन है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर आप थोड़ा सा और अच्छे से नजर रखिए। जैसे NH4Cl इंपॉर्टेंट था, HCl इंपॉर्टेंट था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जब आएंगी 7 नंबर में 5 नंबर में तो आपको लिखना होगा इनको। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब आप गर्म करते हैं इसको, यहां पर दिया गया है हीटेड टू रेडनेस, जब आप हीट करेंगे तो ये Al2O3 और वाटर बन जाएगा। वाटर निकल ही जाता है, किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं वाटर तो निकलेगा भैया, ये आप कंफर्म होना चाहिए आपको। हमेशा कोई भी चीज गर्म करोगे तो उससे पानी तो निकल के बाहर भागेगा ही ना, ये चीज तो आपको पता है। तो वही है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर आपका मिल जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो AlCl3 आपका बनाता है यानी कि रिस्पेक्टिव साल्ट, और वाटर आपका रिलीज हो जाता है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एज अ एंटी एसिड एंड हैव एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी, और उसके पास एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी होती है एंटी एसिड के साथ साथ। तो ये हो गई बात इन दो केमिकल की। आगे हम बात करते हैं अगले एंटी एसिड की, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की बात हो गई, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। आप इसका नाम ये वाला याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आपको ये फार्मूला लिखना होगा MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 2 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट, अभी आप याद कर लो, तुरंत अपने परमानेंट मेमोरी में सेट कर लिया करो। 2 नंबर क्वेश्चन चाहे तो एक पेपर लेके बैठा करो, लिख लिया करो, जो मैं बताता रहता हूं ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा कि इसका नेम जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो आप वहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में लिखेंगे। अगली बात हम करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन को लेकर, क्या है इसकी प्रिपरेशन, कैसे होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की प्रिपरेशन कैसे होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यह मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन जो आपका होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आर मैग्नीशियम सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आप MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाते हैं तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2 NaCl आपका मिल जाता है। ये बात हो गई किसकी, प्रिपरेशन की बात हो गई। अगली बात यहां पर अब करते हैं, वह है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है आपके इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की, वो क्या होती है आपकी, इट इज ऑर्डरलेस, वाइट बल्की पाउडर होता है आपका, ऑर्डरलेस होगा और वाइट बल्की पाउडर होगा। सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज स्मोक सप्रेसिंग प्रॉपर्टी। जो सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसके पास क्या होती है, सप्रेसिंग प्रॉपर्टी होती है। किसके लिए, स्मोक के लिए, स्मोक सप्रेसिंग प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, व्हेन इट इज हीटेड एट 332 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। यह डिकम्पोज हो जाती है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टी को लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नीचे जो आपके ऊपर दी गई थी, वही 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करते हो तो आपको MgO मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, H2O यानी कि वाटर मिल जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कुछ भी गर्म करोगे तो वाटर तो बॉस निकलना है, ये समझ जाओ कि वाटर निकलेगा ही निकलेगा। कुछ भी दुनिया में कुछ भी चीज गर्मा दो उससे वाटर उड़ेगा जरूर, तो वही वाटर है, H2O आपका मिल जाएगा। यूज इसका क्या है, एज अ एंटी एसिड एंड हैज अ लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। एंटी एसिड की तरह इसका यूज होगा और इसके पास लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इसके यूज में। जो एक एडिशनल यूज दिया गया एंटी एसिड, तो आपको क्लियर है कि आप एंटी एसिड टॉपिक में पढ़ रहे हो तो एंटी एसिड ही पढ़ रहे हो। आप एसिडिफायर में पढ़ रहे थे तो HCl और NH4Cl जो आपने पढ़ा था एसिडिफायर में, तो आप एसिडिफायर में ही पढ़ रहे थे। जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी रहती है, अगर ये आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मान लीजिए आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द टू यूजेस ऑफ
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब वहां पर आपको एंटा एसिड पता है, एक पता ही नहीं है। इस तरह से जब आप प्रिपरेशन को करेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन इजीली निकलेंगे। 20 नंबर वो यदि आप सिक्योर कर लेते हो तो खतरे के निशान के ऊपर आ जाते हो आप। उसके बाद आप खेलोगे एग्जाम को, ठीक है। 20 नंबर वो सिक्योर। फिर उसके बाद यार बड़े क्वेश्चन में नंबर मिलना ही मिलना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहे हो 2 पेज 2.5 पेज अच्छे से, तो ये समझ लो कि 10 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर 8 नंबर लेके जाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज है कि आप इस तरह से जब चीजों को करेंगे, एक कंसाइज वे में करेंगे, एक प्लान के साथ जब आप चीजों को करेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर कैथार्टिक्स से पढ़ेंगे। यहां तक आप रखिए एसिडिफायर और एंटा एसिड, और अपने दोस्तों को बताइए कि ये आपकी बेस्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अपने जूनियर को बताइए, अपने सीनियर को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, और इस चैनल को अपने घर वालों के फोन में भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपनी रीच रख सकें और बेस्ट क्लास को, बेस्ट एजुकेशन को अच्छे से घर घर तक पहुंचा सकें, कि आप बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएं, ये सारे नोट्स डाउनलोड कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एक कमेंट छोड़िए हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।